कम लोन देंगे तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा लोन दे देंगे तो भी नुकसान। तो एप्रोप्रिएट लोन मिलना जरूरी है, उसकी एनालिसिस करना जरूरी है, ठीक है। ये मैं बैंकर की पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, आपको इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इस तरह को पक्ष समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों ऐसा होता है कि 95% लोग आके बोलते हैं कि हमारा लोन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें उन बातों का समावेश नहीं है जो आइडियली एक अच्छी रिपोर्ट में होना चाहिए। अगर हमें वो बारीकियां समझ में आ गई तो हमें ऑटोमेटिकली इस बात का उत्तर मिल जाएगा कि लोन मेरा सैंक्शन या मेरे बच्चों का लोन सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे कहने का मतलब जिन लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और अच्छे लोग भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में तकलीफ होता है, तो हम उन बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करें जो ड्रॉप आउट्स हैं, है ना, वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा वो सक्षम नहीं है, वो या सिर्फ 10वीं पढ़ा है या 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिया है, उसको इतनी डिटेल नहीं मालूम। कई बार वो बैंक के सामने खड़े होकर बोल भी नहीं पाएगा बैंकर के सामने मुझे क्या चाहिए। समझता सब कुछ है, मालूम है उसको कितने पैसे चाहिए इस काम करने के लिए, लेकिन वो वहाँ अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर चूंकि आप लोग उनका हाथ पकड़ करके मदद करने जा रहे हैं, तो आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनके गाइड हैं, आप उनके मेंटोर हैं, आप उनके लिए ट्रेनर का काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कोच का काम कर रहे हैं। सो योर रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है गाइड योर स्टूडेंट्स टू फॉलो DIY अप्रोच, डू इट योरसेल्फ। तो हमको कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात है, पहले आप अपनी कैपेबिलिटी बनाएंगे और धीरे धीरे उनको भी आप सक्षम कीजिए कि एटलीस्ट मैंने देखा है कई बार जहाँ पर भी कंसल्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आप एक तरह से कंसल्टेंट हैं, आप उनके बिहाफ में उसकी मदद करने जा रहे हैं। तो कई बार बैंकर इस चीज को निगेटिवली लेता है कि जो चीज मैं लोन देना चाह रहा हूँ वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी हमको उनकी मदद करनी चाहिए, मतलब आपको उसको गाइड करना है कि देखो मैं आपकी रिपोर्ट बनाने में तो मदद कर रही हूँ, लेकिन आपको कुछ चीज़ों की बात है इमोशनली बैंकर कभी नहीं देगा, तो आपको भी समझना है और उनको भी समझना है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही, अप्रोच समझ में आ रहा है। तो इसमें एक चीज ये है कि जब हम बोलते हैं कि डू इट योरसेल्फ, कि आप खुद से कीजिए, तो जब भी ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है तो उसमें सबसे पहले होता है कि आप खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, नो योरसेल्फ, कि आप काम क्या करना चाहते हैं। काम तो बहुत है ना। अगर आप लिस्ट आउट एक्टिविटीज निकालें, एक सोचिए विलेज एरिया में, एक सेमी अर्बन एरिया में कितने तरह से बिजनेस हो सकता है या किन किन तरीकों से लाइवलीहुड इनकम हो सकता है, जरा बताइए आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि क्या क्या बिजनेस होता है हमारे गांव में जिससे कि वो अपना व्यापार करता है। कोई इंडस्ट्री की बात तो नहीं कर रहा? वेरी गुड। और छोटी सी कुटीर उद्योग, छोटी सी ब्यूटी पार्लर, परफेक्ट, सब्जी किराना दुकान, सब्जी किराना दुकान और वेरी गुड, फैंसी स्टोर, बीज और खाद की दुकान। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नर्सरी, अच्छा पौधे वाला, ठीक है, बीज और पौधे वाला। तो क्या गांव में रहते हैं कि शहरों में इसकी जरूरत पड़ती है? गांव में भी जगह मिलता है उनको काम करने, वो गांव से जुड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो लघु वनोपज के जो बोलते हैं कि जो अपने आप निकलता है, उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं, वन अपने आप देता है, उसको उसका या तो संग्रहण करके या उसकी स्मॉल प्रोसेसिंग करके उससे गुड्स निकाल के उसको बेचना है ना। परफेक्ट। और सत्तू पाउडर बनाना भी है। हाँ जी, सत्तू पाउडर भी बनाते हैं, सत्तू पाउडर, दलिया, है ना, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया, परफेक्ट। और पैकिंग समूह के माध्यम से जैसे अनरसा वगैरह बनाते हैं, बड़ी पापड़, बहुत बढ़िया, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, पापड़ से आ गए चावल के पापड़ जैसे। तो मतलब अगर आप देखें, थैंक यू वेरी मच, मतलब अगर आप लोग देखें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो हम या तो अपनी दैनिक जीवन
जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या हमें दैनिक जीवन में जो हम किसी तरह की सर्विसेज देते हैं, है कि नहीं? भाई जैसे बार्बर शॉप हो गया, उसकी ज़रूरत होती है, लोग आप उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए छोटा छोटा आजकल चॉइस सेंटर का भी आजकल फ्रेंचाइजी मिल जाता है, कंप्यूटर सेंटर, फोटोकॉपी दुकान, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया है, हर जगह ऑनलाइन हो गई हर चीज़ें। मैंने कोई भी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन देना है, गांव के लोग बच्चे अगर टेक्निकली स्ट्रांग नहीं रहते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन अगर बैंक एग्जाम देना है या कोई एग्जाम देना है तो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं। सो उसके लिए भी वो फैमिलियर नहीं होते, तो वहाँ पर ऐसे सेंटर खोल करके उनको सब सुविधाएं देना, एक सिंपल कंप्यूटर प्रिंटर लगा करके एक स्टाफ रख करके अपना स्टेशनरी आइटम। तो अगर देखें तो ऐसी तमाम छोटी छोटी तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें कि वो अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। सवाल ये नहीं कि चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं तो हम कैसे आएंगे, हम कैसे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, ये अप्रोच की बात होती है। हमारे एरिया जिधर मैं रहता हूँ वहाँ पर ऑब्वियसली हर जगह आजकल ठेले में सब्जी बेचते हैं। आजकल आपको जगह जगह ग्रुप मिल जाएगा, 5-6 ठेले रखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो बाजार में तब्दील हो जाता है। लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लगती है कि इस जगह पर जाएंगे तो हमें सब्जी मिल जाएगी। मॉर्निंग अगर 6 to 8 के बीच में जाएंगे तो ताज़ी सब्जी मिल जाएगी। दिस इज ऑटोमेटिकली ये स्प्रेड होने लगा है। मैं अपने एरिया में देखता हूँ कि पिछले में लास्ट 4-5 मंथ्स में आई हैव ऑब्जर्व्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो अगर हर कोई ऐसे अगर नए तरीके से सोचे तो उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, ये है आप अपनी तरफ जब जाते हैं, चूँकि आप लोग तरह के बच्चों के टच में रहते हैं, आप उनको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक सब्जी वाला है, क्योंकि आजकल देखिए आप सब लोग अक्सर अभी पेटीएम की बात कर रहे थे, हर कोई शहरों में तो हर कोई फैमिलियर हो गया है कि पेटीएम से बिल पेमेंट हो जाता है। कोई चिल्लर या कैश नहीं रखता, सब्जी लेने जाना मोबाइल लेके चले जाते हैं। हर किसी ठेले ठेले गुपचुप वाले से लेकर के हर बड़ी दुकान वाले का पेटीएम है। दिस इज अ रिवोल्यूशन यू कैन से इन लास्ट, और ये पोस्ट कोविड के बाद का ही डेवलपमेंट है। हम देख सकते हैं 2020 में सडनली ये, खासकर 2016 जब मित्रों की आवाज़ आई थी शाम को टीवी में, उसके बाद से ना सडनली सब जब भी नोटबंदी हुई उसके बाद से सब चीज़ें चालू हो गई, है ना। सो मेरा आपको एक पॉइंट बताना, उस सब्जी वाले के एग्जांपल में दे रहा हूँ कि मैं पेटीएम से गया एक बार, आज से 4-5 महीने पहले की बात है। उस सब्जी वाले से सब्जी लिया, और फिर आप देखिए किसी का रैंडम भी आप सब्जी वाले तो चूज नहीं करते हैं, आप जिसके पास ताजी सब्जी दिखती है आप उससे लेते हैं। आज जरूरी आपकी फिक्स शॉप नहीं होती, अगर जहाँ पे 5-6 वेंडर आपको मिलते हैं, एक टिपिकल साइकोलॉजी है। तो अभी आप गए वहाँ पर, मैंने गया एक ढंग से पेमेंट लिया, सॉरी सब्जी दियो, पेमेंट कर दिया, ऐसा और लोग करता हूँ। बट दूसरे दिन मैं देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर सब्जी वाला, इसका नाम अभी मैंने सेव कर लिया, मधु सब्जी भंडार करके, दूसरे दिन हर दिन सुबह मुझे व्हाट्सएप पे वेजिटेबल्स की फोटोग्राफ्स आने लगे। आज की फ्रेश सब्जी, मतलब मैं आई वाज शॉक्ड, 4 months पहले की बात, ठीक है। एक दिन में समझ आया शायद ऐसे भेज दिया होगा, एवरी अल्टरनेट डेज उसका मेरे को मैसेज आने लगा, और साथ में लिखा कि अगर आपको घर पहुंच सेवा चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर दीजिए व्हाट्सएप। उसको ये कंफर्म मालूम था कि मैं तो पेटीएम से पेमेंट ले चुका हूँ, तो नंबर पे पेमेंट आ सकता है, पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं है ना, कलेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले आप, मैं आपको घर सब्जी पहुँचा दूँगा। मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने एक बार उसको ऑर्डर कर दिया है, ये आलू प्याज और एक लौकी और कद्दू आप भेज दीजिए। यस, 15 मिनट के अंदर एक जो 2 व्हीलर होती है वो आजकल आती है ना बाइक, बैटरी वाली, उसमें आगे डलिया लगी पीछे डलिया लगी, वो पर्सन लेके पहुंचा गया, वहीं का वहीं पेमेंट कर दिया। ठीक है, जाना नहीं पड़ा, वापस सब्जी ताजी थी। नाउ आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। इसका एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया, देखिए व्हाट्सएप का यूज रोज सब लोग कर रहे हैं, रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है, हर कोई ज्ञान देता रहता है उसमें, गुड मॉर्निंग फूल पत्ती सब आता है ना। लेकिन उस व्यक्ति ने रियल सेंस में व्हाट्सएप का एकदम सही यूज किया। वहां पे 5-6 सब्जी वाले और हैं, है ना, वहां पे 5-6 सब्जी वाले और हैं, इस बात का इंतजार करते हुए बैठे हैं कि मैं सब्जी खरीदने आऊंगा। बट इस बंदे ने प्रोएक्टिवली छोटी सी इनिशिएटिव से कि सिर्फ फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज रहा है, फूल पत्ती का नहीं, उसके यहाँ जो प्रोडक्ट है, जो सब्जियां हैं,
और उसने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि घर पहुंच सेवा, लोग आजकल हर कोई घर पहुंच सेवा चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहा है। अगर वो ओवरऑल कैलकुलेट करेगा तो उसके मार्जिन में से थोड़ा सा पैसा कम हो गया होगा, भले कि वो उसकी बैटरी उस लड़के को उसमें पैसा दे रहा होगा, या तो उसका ही लड़का होगा, परिवार को भी लगा दी है, सिर्फ एक एडिशनल कॉस्ट उसकी। बट उससे उसने इस बात को इंश्योर कर लिया कि एक घर से कम से कम उसका फिक्स्ड कस्टमर हो। आप समझिए इस बात को। तो आज के जमाने में जरूरत इस बात की है कि टेक्नोलॉजी हर कोई के पास है, हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे बिजनेस बढ़ाते हैं। बैंकर ये देखेगा, अगर वो किसी तरह से इस चीज को शोकेस कर सके अपने डीपीआर में कि मैं इस तरह से अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो अगर 4 सब्जी वाले और वहां पर आएंगे, वहां पर ये सब्जी वाले को बैंकर कन्विंस होगा। जैसे मैं एज अ कस्टमर कन्विंस्ड हूँ, तो बैंकर तो कन्विंस हो गई, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका कस्टमर बेस बढ़ रहा है। ठीक है, टिपिकल सिंपल वेजिटेबल वेंडर के एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ अप्रोच का फर्क होता है। ठीक है, तो काम क्या करना है ये आपको मालूम है। तो नो योरसेल्फ बहुत जरूरी है कि वो बंदा ये जाने, जो भी जिस एरिया में काम कर रहा है, कि हर किसी का एक ड्रीम है, सपना तो होता है, लेकिन कितने लोग सपने को अचीव कर पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। हर कोई तो अंबानी और अडानी नहीं बन सकता है ना, लेकिन अपने क्षेत्र में, अपने प्रोडक्ट में एक अलग नाम तो स्थापित कर ही सकता। मैं तो इसको इस सब्जी वाले को किसी अंबानी अडानी से कम नहीं समझता कि एटलीस्ट अपना फर्स्ट लेवल कंपटीशन तो उसने अचीव कर लिया, कि उसने 5-6 सब्जी वालों के बीच में वो आगे निकल गया। दैट्स एन अचीवमेंट। और ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट करके देखिए, आई एम श्योर देखिएगा कुछ दिनों में, अगर आप 5 साल में, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ 5 साल बाद अगर मैं वापस देखूंगा ना, वो दूसरों से डेफिनेटली बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स। उसकी दुकान आ चुकी होगी, उसके बाद व्हीकल्स बढ़ चुके होंगे, उसका कस्टमर बेस बढ़ चुका होगा। तो इट्स ऑल अबाउट अवर अप्रोच। तो ये बताने की बात है कि आप, हर कोई बनना चाहता है, लेकिन हर कोई सपने को अचीव नहीं कर पाता। कमी कहाँ रह जाती है, हमें उस बात को देखना। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ओके। सो लैक ऑफ एडुकेटेड इंफॉर्मेशन कैन किल योर बिजनेस आइडिया। एक इम्पोर्टेंट है बात है, जानकारी के अभाव से कई बार सोच तक रह जाती है। भाई इसके पहले आप लोगों का एक वर्कशॉप हुआ जिसमें आपको ये मालूम पड़ा कि लोन कहाँ से किस स्कीम के तहत मिल सकता है, किस बात, कौन से 2 स्कीम के बारे में बताया गया है, आपको बताइए कौन सी 2 स्कीम के बारे में आपको पहले ट्रेनिंग दी गई है लोन के बारे में, कि कहाँ से लोन मिल सकता है। PMEGP फुल फॉर्म क्या है उसका? प्रधानमंत्री तो समझ आ गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार सृजन कार्यक्रम। ठीक है, कोई बता सकता है मेरे को इस स्कीम की क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी, याद होगी अगर आपको? क्योंकि ये जो 2 स्कीम है, PMEGP और मुद्रा, है ना, और थोड़ा सा और बड़े स्तर पर जाते हैं तो CGTMSE, लेकिन उसके बारे में नहीं, क्योंकि जैसा टारगेट शेड्यूल बताया है 8वीं पास 10वीं पास, उसमें ये 2 स्कीम्स आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मुझे रिकॉल कर पाए आप लोग, ये तो मैं आपको रिफ्रेश करा सकता हूँ। क्या मुख्य धारणा थी, इसका नाम क्यों रखा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम? इसका नाम रोजगार सृजन क्यों है? आप किसी भी कोई है ना, जैसे कोई भी चीज हम लोग चाहते हैं, आप उसके लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा ना, जिंदगी भर याद रहेगा। प्राइम मिनिस्टर अपना, प्राइम मिनिस्टर ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए प्रधानमंत्री। स्टेट गवर्नमेंट होती तो ये CMEGP हो जाता, ठीक है, उसमें तो उसको याद रखिए। EGP इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? EGP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब ये प्रोग्राम उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करता है जो रोजगार नहीं खोज रहे हैं, जो रोजगार क्रिएट करना चाहते हैं। वो कैसे होगा? जब आप कोई उत्पादन यूनिट डालेंगे या कोई ऐसा सर्विस का काम करेंगे जिसमें आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी आजीविका कमाने का मौका दे रहे हैं। ये उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
मैंने ये केवल ऐसा नहीं कि भैया आइए हम आपको ट्रेनिंग देकर के जॉब दिला दें। अगर आप इस बात के लिए हैं ना कि ट्रेनिंग दे करके आपको जॉब दिला देते हैं तो ये कार्यक्रम उसके लिए नहीं बना, ठीक है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बना है जो रोजगार इकाई स्थापित करना चाहते हैं। मतलब आप अपनी कमाई, भैया अगर मान लीजिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हूँ, एक संस्था चला रहा हूँ, तो संस्था के साथ साथ मैं अपनी कमाई जो कर रहा हूँ, साथ मेरे अंदर में जितने एम्प्लॉइज हैं, जितने ट्रेनर्स हैं, जितने स्टाफ हैं, उनको भी एक रोजगार के लिए आजीविका मिल रही है ना, तो रोजगार सृजन हो रहा है। जब भी कोई स्वरोजगार पर आता है तो वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी रोजगार स्थापित करता है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि अभी एम्प्लॉयमेंट का बहुत प्रॉब्लम है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक मैंने इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन एक मेन कारण क्या है? पॉपुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आबादी है ना। अभी हमारी आबादी कितनी है? एक क्वेश्चन पूछने लगे सर तो हमको तो नहीं बताया गया था, हम तो सीखेगा प्रश्न पूछा जाएगा। आइडियली अच्छा हम लोग नंबर 1 है कि नंबर 2 है विश्व में? 17 जनवरी 2023 आपको जानकर अब आप खुश होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? आप जाने 17 जनवरी 2023 के बाद हम लोग चाइना को क्रॉस कर गए हैं। अभी हम लोग विश्व में नंबर 1 हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अच्छी बात यह है कि 65% पॉपुलेशन हमारा युवा वर्ग है। युवा वर्ग किसको बोलते हैं? 35 वर्ष से जितने लोग हैं वो सब युवा में आते हैं। तो हम लोग 65% आबादी हमारी युवा वर्ग है। जापान में बहुत उल्टा है चैलेंजेस, वहाँ पे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा है। जापान की एवरेज बहुत ज़्यादा होती है ना, हमने देखा 90 साल से ऊपर के लोग भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो वो कंट्री फेस कर रहे हैं वहाँ पर उसके रिसर्च हुआ है जो हिरोशिमा नागासाकी का जो इशू हुआ था, वहाँ पर रिप्रोडक्शन का चैलेंजेस है। यहाँ पर इंडिया में हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 हो गई है। तो एक तरफ तो अच्छी बात है कि 65% से ऊपर हमारे पास लोग युवा वर्ग हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन है। उसका दूसरा डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है कि हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाता है यंग जनरेशन के लिए। तो फिर में अगर मान लीजिए उसका उदाहरण इससे दिखता है कि एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो 15 लाख एप्लीकेशंस आते हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें PhD होल्डर भी अप्लाई करते हैं। तो ये स्थिति जो हो रही है ये भयावह है। तो केवल नौकरी के बल पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करना वाकई चैलेंजिंग है। नो गवर्नमेंट कैन हेल्प दीज सेट ऑफ पीपल। तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है तो जीवन यापन के लिए अगर लोग स्वरोजगार पर जब तक नहीं आएंगे तब तक सबके लिए कमाना मुश्किल होगा, ठीक है। एकदम सत्य है। ये यंग जनरेशन जितना जल्दी समझ जाए उतना उनके लिए अच्छा है, नहीं तो ये चैलेंजिंग होगा। तो हमें लोगों को डराना नहीं है, लेकिन उनको सेंसिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि जानकारी होने से, ये मैंने बोला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी नहीं होने से तकलीफ होता है। आप लोग को सन 2020 याद है जब कोविड आया था? पहला वाला ज्यादा घातक था कि दूसरा वाला? इन टर्म्स ऑफ टेस्ट आप पहले में ज्यादा डरे थे कि दूसरे में? पहले वाले में इसलिए डरे थे हमारे पास जानकारी नहीं थी। वायरस इधर है, इजिप्ट के बटन में है, कि सब्जी भाजी जो घर पे आ रही उस पे है। सबको याद है वो 2 दिन तक वहाँ रखना था, धुलने के बाद तीसरे दिन धूप में सुखाने के बाद हम सब्जी यूज करते थे। तो पहले वाले में वो घातक कम था लेकिन डर ज्यादा था, पैनिक ज्यादा था। बिकॉज ऑफ दैट हमारा सेंसिटाइजेशन हुआ। जब हमारी उसका रीजन है डर क्यों ज्यादा था, हमारे पास जानकारी नहीं थी। उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब की आवाज आनी शुरू हुई हर दिन फोन पे। उसके बाद हमने हाथ धोना शुरू किया, मास्क लगाना शुरू किया, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना शुरू किया। 3 बेसिक प्रिंसिपल से बच्चा घर पे अवेयर हो गया। तो दूसरा वाला डेथ रेट में ज्यादा खतरनाक था, लेकिन डर कम था, लोग घूमना शुरू कर दिए थे क्योंकि अब जानकारी हो गई। तो आइडिया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है ना, वो आपको पीछे खींचता है और आपको ज्यादा डराता है। तो जानकारी बांटिए ज्यादा से ज्यादा कि नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो इतना सपोर्ट है उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। हर कोई आपकी मदद करने को तैयार है, गवर्नमेंट, बैंक, एवरीबॉडी। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जानकारी आपके पास है उसको लेकर के सही जानकारी बैंकर को देके आप अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं, अपना यूनिट चालू कर सकते हैं। आइडिया समझ में आया? तो DPR में मैं आपको सबसे टेक्निकल चीज तो मैं बताऊंगा आपको,
लेकिन उसके पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम उसमें क्या इंफॉर्मेशन दें जिससे कि बैंकर कन्विंस हो जाए, क्योंकि बैंकर कन्विंस होगा तो ही लोन मिलेगा। भारत सरकार की कितनी भी स्कीम्स क्यों नहीं आ जाए, लोन देने वाला कौन? बैंक या वित्तीय संस्था, चाहे सीडीबी हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सरकारी बैंक हो, एनबीएफसी हो, कोई भी संस्था हो, लोन देने वाली वो है, पैसा उसका जा रहा है। ठीक है, सब्सिडी होती है, छूट होती है, गारंटी भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन पैसा वापसी लेने की जवाबदारी मुख्य तौर पर बैंक की होती है। भाई पीएमजीपी में सब्सिडी कितना है मैक्सिमम? सब्सिडी मतलब समझते हैं आप लोग? क्या वीडियो नहीं बनाना है, लिखना है आपको। छूट मतलब, छूट का मतलब 100 रुपए लिया तो 100 रुपए वापस नहीं करना, ये मतलब है ना। थैंक यू वेरी मच। तो मैं थोड़ा जल्दी, मुझे लगता है इसको ब्रीफ करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किस स्कीम के तहत अप्लाई करेंगे, दो स्कीम है, मुद्रा और पीएमईजीपी। तो मैं जल्दी से आपको दो स्कीम के बारे में बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बता देता हूँ, पर्पस मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये है कि इसमें मैक्सिमम कितना लोन मिलता है। अगर आप उत्पादन इकाई में जाते हैं तो 50 लाख रुपए तक लोन मिलता है। कितना? 50 लाख। कितना 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 50 लाख। सर्विस सेक्टर के लिए अगर कोई सेवा क्षेत्र में जाना चाहता है तो 20 लाख रुपए तक मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम, अधिकतम राशि बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि जिसको 2 लाख की जरूरत है उसको मैं 50 लाख दें, है ना। ये अधिकतम राशि की बात कर रहा हूँ। अधिकतम राशि कितना मिलेगा? 50 लाख रुपीस। अगर 8वीं पास है सिर्फ क्वालिफिकेशन में, मिनिमम एलिजिबिलिटी में अगर सिर्फ 8वीं पास है, 8वीं ओनली, है ना, 8th पास, तो उसको मैक्सिमम 10 लाख मिलेगा उत्पादन में। ठीक है, कितना? 10 लाख। और अगर उसकी क्वालिफिकेशन 8वीं से ज्यादा है तो 50 लाख तक जा सकता है उत्पादन में। सेवा में अगर सिर्फ 8वीं पास है तो मात्र 5 लाख मिलेगा, और 8वीं पास से ज्यादा है तो 20 लाख तक मिल सकता है। अब ये रेंज मालूम पड़ गया आपको, अधिकतम और न्यूनतम आपको, अधिकतम मतलब सॉरी क्वालिफिकेशन के अनुसार। ठीक है, तो एक तो ये हो गया क्वालिफिकेशन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका कि कितना आपको अमाउंट उसके साथ ले, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मालूम पड़ेगा। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। 18 साल से कम व्यक्ति को नहीं मिलता क्योंकि वो माइनर होता है, और एज पर रूल माइनर के साथ किसी भी तरह का कोई लोन एग्रीमेंट नहीं किया सकता, लोन किया किसी भी तरह का अनुबंध नहीं किया सकता। 18 साल उसकी उम्र मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे आते हैं इसी स्कीम के तहत कि छूट की बात की। छूट का मतलब ये है कि अगर किसी को 10 लाख रुपए लोन मिल रहा है, दो कैटेगरी है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, कि वो शहर में है कि ग्राम में है वो यूनिट। ठीक है, और वो सामान्य वर्ग से है या किसी जाति विशेष से। तो रिजर्वेशन किस किस में? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सैनिक, ठीक है, इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, महिला, ये अगर इसमें दिव्यांग जन अगर इस सब कैटेगरी में आते हैं तो उनको छूट ज़्यादा होती है। तो अगर शहरी क्षेत्र का है, सामान्य वर्ग का है, तो उसको छूट जो है 15% तक मिलती है। ठीक है, कैटेगरी देख लें, शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग है तो 15%, और यही सामान्य वर्ग का है ग्रामीण क्षेत्र में है तो 25%। छूट का मतलब ये है कि अगर 1 लाख रुपए लोन ले रहा है तो उसको वापस 75,000 करना है। अगर शहरी का है और ग्रामीण में है, सॉरी सामान्य है और ग्रामीण में है, तो उसको वापस